हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस एंड आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी, राइट। तो हमने अपना इसमें जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसमें के लिए हमने क्या स्टार्ट करा था, हमने लीगल टर्म स्टार्ट करा था, ठीक है। जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था एंड आई होप आपको वो समझ आए होंगे। ओके तो हमने लीगल टर्म स्टार्ट कर लिया हुआ है। ओके तो लीगल टर्म्स में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। अब और जो है उसमें टर्म्स, उसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। ओके एंड आई होप आपको वो सारी टर्म समझ आई होंगी। ओके तो आज हम उसके आगे कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। चलें स्टार्ट करें फिर आज का सेशन, चलो। ओके तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, आर्बिट्रेशन। ओके आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, जो हमने कल एक चीज़ पे बात करी थी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात की थी, राइट। हमने उसमें क्या बात करा था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या बात करी थी, हमने क्या बात करी थी बताओ। तो उसमें हमने ये बात करी थी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो डिस्प्यूट्स आप आउटसाइड द कोर्ट रिजॉल्व करते हो, ठीक है। तो आप कंसेंसस पे आ जाते हो, या फिर आप एक दूसरे की बेनिफिट के लिए, या फिर आप एक कंसेंसस पे आ जाते हो कि हम जो है कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाएंगे, हम बाहर ही डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। मैं कुछ आपके टर्म्स मान लूँगी या आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस दोगे वो हम म्यूचुअली मान के हम क्या करेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। आर्बिट्रेशन में होता क्या है, अगर दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, बेसिकली वो आउटसाइड द कोर्ट जाके क्या डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एक प्राइवेट टाइप का एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं प्राइवेट काइंड ऑफ मीटिंग होती है इसमें, जिसमें क्या होता है एक आर्बिट्रेटर होता है, एंड आर्बिट्रेटर कैन बी एनीवन, जो भी गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, या फिर एक रिटायर्ड जज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं वहाँ पर आपके आउटसाइड द कोर्ट क्या करते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आर्बिट्रेशन। क्या मतलब हुआ, आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक फॉर्मल प्रोसेस है टू रिजॉल्व योर इशू बाय मतलब सिलेक्टिंग अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसमें आपका रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, एनी वन, ठीक है। तो ये आ गया इसमें। तो इसका क्या बोल सकते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। डिटर्मिनेशन क्या बोल सकते हैं इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर, डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेटर, बाय आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर कौन होगा, आर्बिट्रेटर वो थर्ड पार्टी होगी। ओके आर्बिट्रेटर वो थर्ड पार्टी होगी, या फिर वो कौन होगा, जो रिटायर्ड जज होंगे, ओके, या जजेस होंगे जिनको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स आउटसाइड योर कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका आर्बिट्रेशन, क्या आ गया आर्बिट्रेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बात आ गई, एरियर, ठीक है। एरियर के बारे में हम सुनते हैं वर्ड्स। तो एरियर का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ है आपकी जो अनपेड है, ठीक है, आपका रेंट है, अगर वो कुछ महीने का अनपेड है तो उसको क्या बोल सकते हैं, एरियर। क्या बोल सकते हैं, एरियर। तो क्या होता है वो, दैट विच रिमेन्स अनपेड। एरियर को क्या बोलते हैं, दैट विच रिमेन्स अनपेड, दैट विच रिमेन्स अनपेड, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया आपका, एरियर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल सकते हैं आप ऐसे बोल सकते हो कि द एरियर्स ऑफ द रेंट इज अनपेड, ठीक है, कि जो उसमें क्या है, दैट विच रिमेन्स अनपेड, जो रेंट है वो कौन सा, जो अनपेड है उसको क्या बोल देंगे हम, एरियर्स, ठीक है। एरियर्स ऑफ द रेंट इज वर नॉट पेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, अरेस्ट पे। अरेस्ट आपको पता ही है, अरेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर आप क्या करते हो, टू सी समवन, अगर कोई किसी ने कोई क्राइम करा हुआ है, ठीक है, कोई क्राइम करा हुआ है, तो उनको क्या कर लेते हैं, दे टेक देम इनटू द कस्टडी, द पुलिस टेक दैट पर्सन इनटू कस्टडी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, अरेस्ट। तो अरेस्ट का हम अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, टू सी समवन, क्या बोल सकते हैं, टू सी समवन, टू सी समवन, टू सी समवन, क्यों,
बिकॉज ही और शी हैज़ डन सम क्राइम, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, यूजुअली बिकॉज दे आर सस्पेक्टिव ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, यूजुअली बिकॉज they are suspected of committing a crime, ठीक है। तो क्या है, दे आर सस्पेक्ट्स ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, तो उनको क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एंड टेक देम इनटू कस्टडी, एंड टेक देम इनटू कस्टडी, ठीक है बच्चों, टेक देम इनटू कस्टडी। तो ये अरेस्ट का मतलब क्या हो गया, टू सी समवन यूजुअली बिकॉज दे आर सस्पेक्ट्स क्या हो गए कि मतलब अभी तक जो प्राइमा फेसी है उसमें हमें पता चल रहा है कि दे हैव डन द क्राइम, तो सस्पेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, एंड दे आर टेकन इनटू कस्टडी, ठीक है। उसके बाद आ गया असॉल्ट। असॉल्ट का क्या मतलब हुआ, असॉल्ट का क्या मतलब हुआ कि एक आप विलिंगली क्या करते हो, किसी को मारने की कोशिश करते हो, किसी को किसी तरीके से हार्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, अ विलफुल अटेम्प्ट टू थ्रेट और इन्फ्लिक्ट इंजरी अपॉन द पर्सन ऑफ अनदर व्हेन कपल्ड विद एन अपेरेंट प्रेजेंट एबिलिटी टू डू सो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक एबिलिटी ऑफ ए पर्सन कि वो क्या करना चाहता है, इंटेंशनली किसी को हर्ट करना चाहता है वन वे और द अदर, तो उसका क्या मतलब हो गया, असॉल्ट, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं इसके बारे में, एनी विलफुल अटेम्प्ट, क्या बोल सकते हैं इसको, पहले ये लिख लेते हैं उसके बाद ये इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, एनी विलफुल अटेम्प्ट to threat any willful attempt or threat क्या करने के लिए, क्या willful attempt कर रहा है, to inflict injury, ठीक है, to inflict injury upon the person of another, upon the person ठीक है। तो किसी को इंटेंशनली क्या करना, किसी को इंटेंशनली हार्म करने की कोशिश करना, ठीक है। अपॉन द पर्सन ऑफ अनदर व्हेन कपल्ड विद एन apparent present ability to do so, when coupled with क्या, when coupled with an apparent present ability to do so, apparent present ability to do so, when coupled with an apparent ability to do so, ठीक है। तो इसका क्या मतलब आ गया, any willful attempt or threat to inflict injury upon a person of another when coupled with an apparent present ability to do so, मतलब an attempt to threat, ठीक है, attempt करना, कोशिश करना कि किसी को इंजरी करवाने की कोशिश करना, तो उसका क्या मतलब आ गया आपका असॉल्ट, ठीक है। व्हेन एन विद एन अपेरेंट प्रेजेंट ऑफ एबिलिटी टू डू सो, कि उसमें वो क्षमता दिखती है कि वो काम कर सकता है, ओके। तो क्या आ गया, आर्बिट्रेशन के बारे में हमने बात कर ली। आर्बिट्रेशन में मैंने क्या बताया, आर्बिट्रेशन में मैं बताया कि कोई थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी जाके क्या करती है, आपका डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट जाके रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो उसमें आप, मैंने जैसे बताया कि जजेस अपॉइंट होते हैं या रिटायर्ड जजेस अपॉइंट हो सकते हैं, कोई भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी करके, जो कि लीगली बाइंड है इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, एरियर आ गया, एरियर क्या चीज़ आ गई, एरियर वो चीज़ आ गई दैट रिमेन्स विच रिमेन्स अनपेड, ओके। उसके बाद अरेस्ट क्या आ गया, अरेस्ट क्या हो गया, किसी को क्या करना, सीज करना, या फिर किसी को क्या करना, कस्टडी में लेना, जबकि दैट पर्सन इज अ सस्पेक्ट ऑफ डूइंग अ क्राइम। असॉल्ट का क्या मतलब हो गया कि किसी को जानबूझ के, किसी को विलफुली किसी को थ्रेट करने की कोशिश करना, या इन्फ्लिक्ट किसी को इंजरी पहुंचाने की कोशिश करना, तो उसको क्या आ गया आपका असॉल्ट। चलते हैं अब नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज AGI। नाउ व्हाट इज AGI, AGI कौन होता है, AGI कौन होता है,
तो AGI कौन होता है? AGI इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होते हैं AGI? AGI इज अटॉर्नी जनरल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो AGI कौन होते हैं? कल मैंने किसके बारे में आपको बताया था? कल मैंने किसके बारे में बताया था आपको? एक तो मैंने बताया था आपको एडवोकेट जनरल के बारे में बताया था, एडवोकेट्स के बारे में बताया था। तो एडवोकेट जनरल कौन था? लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडिया, राइट? जो स्टेट्स के सबसे हेड होता है, जो कि लीगली गवर्नमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। ओके, तो इसमें क्या आ गया? he or she is basically the chief legal advisor of government of India। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइजर कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इज द चीफ लीगल एडवाइजर चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ? अथॉरिटी का आप बोल सकते हो कि कोई बॉडी है दैट हैज़ द पावर, दैट हैज़ द राइट, या किसी के पास जो पावर है टू डू समथिंग। ठीक है, एंड अथॉरिटी क्या हो सकती है? जैसे आप ले सकते हो एग्जाम्पल GMC, ठीक है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। सो वो भी एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है जिसको क्या है, जिसको एक राइट दिया गया है और पावर दिया गया है टू डू समथिंग। सो दे कैन मेक ऑल द डिसीजंस ऑन देयर जुरिस्डिक्शन। जो भी जिसके अंदर भी उनके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसके वो क्या कर सकते हैं वहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं। तो क्या आ गया? अथॉरिटी का क्या मतलब आ गया? अ बॉडी इंटरेस्टेड विद राइट और पावर टू डू समथिंग। अ बॉडी इंटरेस्टेड with right or power to do something, ठीक है। राइट और पावर टू डू समथिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात कर ली किस पे? अथॉरिटी पे बात कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विल बी योर बेल। एक मैंने कल आपको किसके बेल के बारे में जब बताया था, एक चीज़ मैंने बताई थी, दैट वाज व्हाट? एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब बताया था मैंने? कि अरेस्ट होने से पहले ही आप क्या कर लेते हो? बेल के लिए अप्लाई कर देते हो। ठीक है, कि आपके अरेस्ट, आपने कोई क्राइम कंडक्ट किया या कोई भी, आई गेस मैंने एग्जांपल दी थी क्योंकि एक्सीडेंट आपकी तरफ से हो जाता है, तो आप क्या जाके वहाँ पर पहले ही आप वो बोल देते हो कि दिस थिंग हैज़ हैपेंड। तो यू डू व्हाट? यू अप्लाई फॉर द बेल बिफोर योर अरेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आपके अरेस्ट होने से पहले, इधर यू गो और यू कन्फेस और नॉट, आप क्या करते हो? आपके अरेस्ट होने से पहले ही क्या करते हो? आप बेल के लिए अप्लाई कर देते हो। तो बेल इज़ व्हाट? वही है बेल क्या है? कि बेल होती है टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम योर इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कि आपको जेल होने वाली है, जेल हो गई है, तो आप टेम्परेरी टाइम के लिए क्या कर सकते हो? टेम्परेरी टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो? आप जेल से बाहर आ सकते हो। तो इसका क्या मतलब बताया इन्होंने? टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑन फर्निशिंग सिक्योरिटी और सिक्योरिटी टू अपेयर फॉर द ट्रायल। ठीक है, तो क्या है कि ये आप जेल से आप क्या करते हो? फॉर द टेम्परेरी टाइम के लिए बाहर आ जाते हो, बट आप यू इंश्योर दैट जो भी आपका ट्रायल पीरियड होगा, जब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो यू विल अपेयर। ठीक है, until unless your case is closed। तो बात करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। बेल इज व्हाट? बेल इज टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, imprisonment on furnishing surety, imprisonment on furnishing, क्या आप ये श्योरिटी देते हो कि आप जो भी ट्रायल्स वगैरह होंगे उस पर क्या करोगे? अपेयर होगे। ठीक है, ऑन फर्निशिंग श्योरिटी और सिक्योरिटी टू अपेयर फॉर ट्रायल। फर्निशिंग श्योरिटी और सिक्योरिटी टू अपेयर फॉर ट्रायल, और सिक्योरिटी टू अपेयर फॉर ट्रायल।
ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? योर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. ओके, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या बात कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का क्या मतलब है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब ये है कि अगर सपोज आप कोई दो केसेस, दो पार्टीज हैं, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होगा कि आपको एक के क्या जाएगा, एक के क्या होगा, फेवर में केस जाएगा, कि एक पार्टी की तरफ क्या होगा, केस जो होगा वो टिल्ट हो जाएगा एंड दैट विल गो इनटू दैट पार्टीज फेवर. ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या मतलब बताया. द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ पार्टीज केस एंड द कंप्यूटेशन ऑफ लॉस सफर्ड बाय द parties. The relative merits of the parties case and the computation of loss suffered by the parties. ठीक है, the relative merits क्या? The relative merits of the parties case and the computation of loss suffered by the parties. The computation of loss suffered by parties. तो क्या होगा कि एक की तरफ दो पार्टीज होंगी, तो क्या होगा कि एक की तरफ क्या होगा, केस फेवर में जाएगा, उनको कंप्यूटेशन ऑफ लॉस एंड उसके बाद जो भी रिलेटिव मेरिट्स ऑफ द पार्टीज केस एंड द कंप्यूटेशन ऑफ द लॉस सफर्ड बाय द पार्टीज. तो क्या होगा ये, अगर आप केस जीतोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी कंपनसेटेड फॉर वट एवर द केस दैट यू वर मतलब यू हैव अप्लाइड या यू वर वर्किंग ऑन, राइट. तो इसमें क्या होगा, द केस विल गेट इन योर फेवर, इन वन पार्टी फेवर, या फिर इट विल गेट टिल्टेड टुवर्ड्स अ फेवर ऑफ वन पार्टी. तो ये क्या आ गया आपका बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. अब उसके बाद आएगा बोनाफाइड. बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया? बोनाफाइड का मतलब होता है इन अ गुड फेथ. ठीक है, बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया? इन गुड फेथ. ओके, तो क्या है, हाँ, बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया? इन गुड फेथ. ठीक है, बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया? इन गुड फेथ. इन गुड फेथ. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अथॉरिटी, बेल, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, उसके बाद क्या हो गया आपका? बोनाफाइड. क्या पढ़ लिया हमने? बोनाफाइड. अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे. आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ. ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज योर बॉन्ड, बाउंड बाय लॉ, ब्रीच, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. चलो इन पे बात कर लेते हैं थोड़ी. बॉन्ड आपको पता ही होगा. बॉन्ड हम क्या करते हैं जब हम बोलते हैं कि हमने एक बॉन्ड साइन करा है, दो कंपनीज ने कोई बॉन्ड साइन करा है, या फिर आप कहीं ज्वाइन करते हो तो यू साइन अ बॉन्ड. उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं या लीगल टर्म्स हैं या फिर जो भी लीगली चीज़ें होती हैं कि आप क्या किस चीज़ से कौन सी चीज़ आपको मतलब कंपनी की नहीं बतानी है बाहर जाकर, या किसी और कंपनी में कॉम्पिटिटिव्स में नहीं ज्वाइन करना, जो भी XYZ. तो ये क्या करते हो आप? एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसको आप क्या करते हो? साइन करते हो. ठीक है, सो इट विल बेसिकली अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट विच अ पर्सन अंडरटेक्स टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट. ठीक है, अ फॉर्मल क्या हो गया ये? अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट. बॉन्ड का क्या मतलब हो गया? अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट. A formal written agreement by which a person undertakes to perform a certain act. ठीक है, by which a person by which a person क्या करते हैं? undertakes to perform a certain act. undertakes to perform a certain act. ठीक है, अगर आप इसको लीगल टर्म्स में समझो तो इसका क्या मतलब है कि आपको कोई बॉन्ड साइन करने के लिए बोला, अगर कोई दो पार्टीज अगर किसी केस पे अगर लड़ रही हैं तो इन दी एंड अगर उनको कोई बॉन्ड बोल दिया जाए, ठीक है, कि एक पार्टी के फेवर में आता है बट दूसरे बंदे को बोला जाए कि आप एक बॉन्ड साइन करो ताकि आप वो चीज़ें वो एक्ट ना करो. ठीक है, तो इसमें क्या है? अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन अंडरटेक्स टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट.
ठीक है, जो उसको बोला गया है उस तरीके से ही उसको क्या क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें उसको जो नहीं बात करनी है या फिर सॉरी नहीं बात नहीं, कोई चीज़ उसको नहीं एक्सपोज करनी है, जैसे मैंने आपको कंपनीज के मैटर में बताया कि अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो तो आपको बोलते हैं ना कि फॉर्मल लीगली बॉन्ड साइन करवाया जाता है, तो उस टाइप का बॉन्ड है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ का क्या मतलब आ गया, ठीक है, हैविंग अ लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग। बाउंड बाय लॉ का क्या हो गया, हैविंग अ लीगल ड्यूटी, हैविंग अ लीगल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। was अच्छा, बाउंड बाय लॉ हैविंग अ लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग। तो आप क्या हो, आप बेसिकली क्या हो, लीगली बाइंड हो कि आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सीट बेल्ट डालनी है तो आपको फाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सॉरी आप नहीं डालोगे तो आपको फाइन होगा, राइट। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर एग्जांपल दिए, ए वाज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे द डेट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो वो बात कर रहा है कि आप एक ए बंदा है वो दूसरे ए बी को कर्ज नहीं देगा क्योंकि इट इज़ नॉट बाउंड, ही इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ। तो आप क्या करते हो, फिर अगला बंदा क्या करता है, उस पर केस करता है ताकि वो क्या करे, आपका कर्ज चुकाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका ये मतलब बाउंड बाय लॉ, हैविंग अ लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग। ठीक है, यू आर लीगली मतलब लीगली आप पे एक केस करा गया या लीगली आपको बोला गया कि यू आर बाउंड टू डू दिस थिंग, यू आर बाउंड टू डू दिस थिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं ब्रीच। ब्रीच का भी आपने काफ़ी टाइम बाद सुना होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच, राइट। तो आप क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाया जाता है बट आपको जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती हैं आप क्या करते हो, उनको नहीं मानते हो एंड उसके ऑपोजिट काम कर देते हो। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक ब्रीच का क्या मतलब हो गया, द एक्ट ऑफ फेलिंग टू परफॉर्म वंस एग्रीमेंट, ब्रेकिंग वंस वर्ड और अदरवाइज एक्टिवली वायलेटिंग वंस अदर ड्यूटी टू अदर। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका वही मतलब हो गया जैसे मैंने समझाया कि आपको कोई एग्रीमेंट आपने साइन करा है बट आप क्या करते हो, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस या आपको लीगली चीज़ें उसमें बताई गई हैं, बोली गई हैं करने के लिए, आप क्या करते हो, उसके ऑपोजिट कर देते हो। ठीक है, आप वो चीज़ें नहीं मानते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, यू बेसिकली ब्रेक दैट, जो भी उसमें आपको चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं आप वो नहीं मानते हैं। ओके, तो इसके बारे में लिख लेते हैं एक बार। ब्रीच का क्या मतलब आ गया, ब्रीच इज द एक्ट ऑफ फेलिंग to performs, the act of failing, the act of failing to perform, the act of failing to perform one's agreement, perform one's agreement, एक्ट ऑफ फेलिंग टू परफॉर्म वंस एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया गया था बट आपने वो कंडीशंस नहीं मानी। ठीक है, एक्ट ऑफ फेलिंग टू परफॉर्म वंस एग्रीमेंट, ब्रेकिंग वंस वर्ड, ब्रेकिंग वंस वर्ड, ब्रेकिंग वंस वर्ड या फिर और अदरवाइज एक्टिवली वायलेटिंग वंस ड्यूटी टू अनदर, और एक्टिवली वायलेटिंग one's duty to other। ठीक है, तो इसका क्या मतलब आ गया कि आप क्या करते हो, यू फेल टू परफॉर्म वंस एग्रीमेंट। ठीक है, द एक्ट ऑफ फेलिंग टू परफॉर्म वंस एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया गया बट आपने उसको नहीं इम्प्लाई करा। उसके बाद ब्रेकिंग वंस वर्ड, ब्रेकिंग वंस वर्ड का क्या मतलब आ गया, इसका भी मतलब यही है कि किसी ने आपको बोला था, आपके साथ एग्रीमेंट करा था या आपको बोला था कि ये चीज़ आपने करनी है, हम ऐसे काम करेंगे एंड ये चीज़ें उसमें जो भी कंडीशंस रहेंगी वैसी रहेंगी, आपने उनको नहीं माना है। एंड एक्टिवली वायलेटिंग वन ड्यूटी टू अनदर, तो वंस ड्यूटी टू अनदर क्या मतलब आ गया, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो तो इट्स योर ड्यूटी कि आप जो एग्रीमेंट पे आपने साइन करे तो वो चीज़ों को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो ब्रीच क्या हो गया, उनको नहीं मानना। ठीक है, तो ये सेम आ गया किसके अंदर, ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट भी यही हो गया। ठीक है, ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट भी यही हो गया कि दो पार्टीज ने जो भी एग्रीमेंट करा था उसमें से एक पार्टी ने क्या करा उसको उन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज व्हाट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ गया, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ गया, नलिफिकेशन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ गया, नलिफिकेशन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा उसको क्या कर दिया गया, उसको
ओके तो क्या है इसमें, एक रिटन डॉक्यूमेंट कोई भी है उसको क्या कंसीडर कर दिया गया बाय कोर्ट, नल एंड वॉइड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं आप, कोर्ट में अलाउ पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यही एग्जांपल दे दी कि कोर्ट क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, पार्शियल क्या कर सकता है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो क्या हो गया, नलिफिकेशन ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट। तो उसको क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कंसीडर किया जा सकता है। तो हमने किस चीज़ पे बात कर ली, हमने किस किस पे बात कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट बाउंड बाय लॉ, उसके बाद ब्रीच पे हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे बात कर ली। ओके चलते हैं थोड़े नेक्स्ट पे, कुछ और टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। इस पे क्या क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेंस। तो चलो इन टर्म्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं, सपोज अगर किसी जगह पे क्या होता है कि एक मर्डर होता है, ठीक है, कहीं मर्डर किया जाता है, बट आप जब वहाँ पर जाते हो तो आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, क्योंकि कोई विटनेस नहीं है जिसने वो मर्डर देखा, या फिर आपको कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए कि आपको उसी टाइम पता चल जाए कि द मर्डर वाज डन बाय दिस पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, फिर आप वो बोलते हैं ना तहकीकात होती है, आप किसी से पूछते हो, किसी से बात करते हो, फिर आपको कोई और मतलब थर्ड पार्टी से कहीं से पता चलता है, कुछ आपको एविडेंस कहीं से मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसको बोला जा सकता है चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो आप क्या करते हो, चेन ऑफ इवेंट्स को क्या करते हो, जब आप मूवीज़ भी देखते हैं, थ्रिलर्स देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, चेन ऑफ इवेंट्स का क्या मतलब हो गया कि आप फिर क्या करते हो, उसकी हिस्ट्री पे जाते हो, ठीक है, उसकी हिस्ट्री में जाते हो कि देखते हो कहाँ गया, क्या क्या हुआ, किससे बात की, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें करके क्या होता है, फिर आपको एंड में पता चलता है कि हु वाज अ मर्डरर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, ऑल एविडेंस आर इनडायरेक्ट इन नेचर, ठीक है, ऑल एविडेंसेस आर इन इसमें इनडायरेक्ट इन नेचर। तो एविडेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या हो गया, एविडेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, ठीक है, एविडेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, कि यहाँ पर कोई हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ऑल द एविडेंस दैट वी हैव कलेक्टेड आर इनडायरेक्ट इन नेचर, दैट थ्रू वी हैव कलेक्टेड थ्रू व्हाट, थ्रू चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो हमने आगे पीछे पूछताछ करी, ये करा वो करा, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें उसका पता नहीं चला मर्डर का, बट हमने इनडायरेक्ट एविडेंस यूज़ करके एक चेन ऑफ इवेंट्स बना के कि ऐसा ऐसा हुआ या ऐसा ऐसा करा गया, तो वो वहाँ गया, यहाँ गया, इस तरीके से हमने पूरी स्टोरी वो करके इवेंट्स को क्या करा, कनेक्ट करके हमने क्या करा, एंड में वी फाउंड द क्रिमिनल, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया बच्चे, उसके बाद आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें क्या होता है कि पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, उसको वारंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें आपको वारंट लेकर आना पड़ता है, या यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द जज बिफोर अरेस्टिंग समवन, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो हम बात कर लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वेयर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, वेयर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इसमें क्या है, उनको वारंट की जरूरत नहीं होती आपको अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हो गया वेयर पुलिस ऑफिसर रिक्वायर द परमिशन फ्रॉम जज, ओके। तो पुलिस कैन अरेस्ट, इसमें क्या होता है, द पुलिस कैन अरेस्ट कब, पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं कब, किससे, परमिशन लेकर अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस कैन अरेस्ट विद जज परमिशन, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट इज व्हाट, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या होता है, जुरिस्डिक्शन ओवर द हियरिंग एंड ट्राइंग ऑफ अ केस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस, मतलब कोर्ट ने जो भी है आपका केस जो है सुनने की तैयारी कर ली हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, केस सुना, जो आपका केस है उसको सुनना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो कॉग्निजेंस क्या होता है, जुरिस्डिक्शन ओवर द हियरिंग एंड ट्राइंग ऑफ अ केस, ठीक है। जुरिस्डिक्शन
jurisdiction over the hearing and trying of a case. क्या? Over the hearing and trying of case. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या हो गए? जो एविडेंस होते हैं डेट आर नॉट डायरेक्ट इन नेचर, हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता है, हमें क्या करते हैं चेन ऑफ इवेंट्स के साथ हम क्या करते हैं वी फाइंड द कल्प्रिट. उसके बाद क्या हो गया? कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया? जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया? जिसमें पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड द परमिशन ऑफ द लॉ द जज टू अरेस्ट यू. नेक्स्ट इज कॉग्निजेंस. कॉग्निजेंस क्या हो गया कि आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका केस सुनने की तैयारी कोर्ट ने कर ली हुई है, तो कोर्ट हैज स्टार्टेड टू टेक द हेयरिंग्स एंड ट्राइंग ऑफ योर केस. ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली. चलते हैं नेक्स्ट पे, कुछ और टर्म्स के बारे में आज बात करते हैं. चलो, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? ओके, नेक्स्ट इज कॉमन इंटेंशन, कंप्लेनेंट, कंप्लेंट, कन्फेशन. ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता ही होंगी. चलो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इनको. ओके, तो क्या बात आ रही है? सबसे पहले कौन सा टर्म हमें देखने को मिल रहा है? कॉमन इंटेंशन. तो कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हो सकता है? कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हो सकता है? द इंटेंशन, राइट, इंटेंशन दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द कंसर्न. ठीक है, तो इंटेंशन जो है, जैसे कि अगर आप कहीं फिर से वही बात आ गई कि अगर आप किसी को कुछ हार्म कर रहे हो इंटेंशनली, राइट, तो आप क्या करते हो, जो बाकी भी ग्रुप में लोग हैं उनकी क्या है, वो कॉमन इंटेंशन है. ठीक है, वो भी सारे क्या करना चाहते हैं, वो भी सारों क्या करना चाहते हैं कि उस पर्सन को हार्म करना चाहते हैं. ठीक है, तो आप अकेले नहीं कर रहे, बट द टू ग्रुप ऑफ मोर देन वन, ग्रुप ऑफ मोर देन 2 पीपल, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस बंदे को हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं. तो तीनों का क्या है? तीनों का सेम इंटेंशन है, टू हार्म या किल समवन. तो वो क्या आ गया बच्चे? आपका कॉमन इंटेंशन. ठीक है, एन इंटेंशन शेयर्ड बाय ऑल द कंसर्न. एन इंटेंशन shared by all the concerned. ठीक है, an intention that is shared by all the concerned. ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज योर कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट कौन होता है? कंप्लेनेंट कौन होते हैं? जो बेसिकली जो क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं किसी के खिलाफ. ठीक है, तो क्या है? अ पार्टी हु मेक्स अ कंप्लेंट इन लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग. ठीक है, तो कोई लीगल एक्शन, कोई कंप्लेन करता है आपके खिलाफ थ्रू लीगल एक्शन, तो उसको क्या बोल के उनको क्या उस टाइम पे बोला जाता है? दैट ही और शी इज द कंप्लेनेंट. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम? द पार्टी हु मेक्स द कंप्लेंट इन लीगल एक्शन. द पार्टी हु मेक्स, क्या करते हैं वो? कंप्लेन करते हैं. ठीक है, हु मेक्स द कंप्लेन इन द लीगल एक्शन. हु मेक्स द कंप्लेन इन द व्हाट? इन द लीगल एक्शन. ठीक है, इन व्हाट? इन लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग. तो कंप्लेनेंट कौन होते हैं? द पार्टी हु मेक्स अ कंप्लेंट, जिन्होंने क्या करा होता है? कंप्लेन करा होता है अगले पार्टी के बारे में, तो वो क्या करता है? टू मेक्स अ कंप्लेंट इन द लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग. ठीक है, इन द लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग कोई चल रही है तो उसमें क्या करते हैं? वो उस बंदे के बारे में कंप्लेन करते हैं. तो इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, अ कंप्लेनेंट शैल बी एग्जामिन्ड एंड ओथ बाय द मैजिस्ट्रेट. ठीक है, तो जब भी जैसे आप गवाह बोलते हो कि गवाह आते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ओथ लेते हैं ना कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा वो कुछ नहीं बोलेंगे. तो वो इसी की बात करें तो वो जो कंप्लेन करते हैं, जो बताते हैं कि इसी ने मतलब कोई क्राइम करा है, राइट, वो कंप्लेन करते हैं, तो उनको क्या करते हैं? उनको क्या बोलते हैं? कंप्लेनेंट. तो वो कौन सी पार्टी है? तो हु मेक्स अ कंप्लेन इन द लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग. ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया? कंप्लेन क्या आ गई? कंप्लेन क्या आ गई? ठीक है, तो कंप्लेनेंट जो हो गया जिस बंदे ने करा है, और कंप्लेंट है जो उसने बोला है. ठीक है, जो एक्यूजेशन, जो इल्जाम उसने लिखा बोला हुआ है, तो वो क्या आ गई? आपकी कंप्लेंट. तो कंप्लेन इज व्हाट? अ फॉर्मल एक्यूजेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो कंप्लेंट क्या होगी? अ फॉर्मल एक्यूजेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ.
ठीक है, जो एक्यूजेशन उसने लगाई है, जो ब्लेम उसने करा है, जो इल्ज़ाम लगाया हुआ है, तो वो क्या होता है, वो कंप्लेन। एंड जिसके द्वारा लगाया गया, जिसने लगाया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट, द पार्टी जिसने इल्ज़ाम लगाया है, जिसने बताया है। तो उसके बाद क्या आगे लास्ट के पढ़ते हैं आज का हम, दैट विल बी योर कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब क्या होता है, कन्फेशन का मतलब क्या होता है कि आप कन्फेस करते हो जाके अपनी गलती। तो कन्फेशन का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करना कि हमने जो भी क्राइम है या कुछ भी है, जो गलती है वो हमारे से हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्फेशन। कन्फेशन इज व्हाट, द एक्शन ऑफ कन्फेसिंग और एक्नॉलेजिंग वंस गिल्ट, द एक्ट ऑफ कन्फेसिंग और क्या बोल सकते हो, एक्नॉलेजिंग वंस गिल्ट। ठीक है, कि आपने कन्फेस कर दिया कि आपने क्या है, आपके द्वारा वो गलती हुई है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी सी जो आज हमने देख ली हैं। एक बार फिर से इसके बाद इसके रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किन किन चीज़ों पे बात करी है हमने ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया, कॉमन इंटेंशन के बारे में मैंने ये बताया कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो आपके अगर जब सिर्फ आप अगर क्राइम कर रहे हो, आपके साथ 2-3 बंदे और हैं, तो उनकी भी क्या है, वो भी क्या कर रहे हैं, आपके साथ उतने ही इन्वॉल्व हैं, दे हैव द सेम इंटेंशन टू किल और हार्म समवन, तो वो क्या आ गई, आप सारों की क्या आ गई, दैट बिकम्स अ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, वो क्या आ गई आपकी कॉमन इंटेंशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, पढ़ा था हमने कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट जो पार्टी जिसने क्या करी है, जिसने कंप्लेन करी है। ठीक है, जिसने क्या करे, एक्यूजेशंस लगाई हैं, कंप्लेन करी है इन द लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग्स। उसके बाद क्या गया, कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या हो गया, अ फॉर्मल एक्यूजेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अ फॉर्मल एक्यूजेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि क्या आपने क्या ब्लेम करा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल एक्यूजेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि आपने कौन सा जो कंप्लेन करी गई है उसको क्या बोलते हैं, कंप्लेन। हाँ, जो फॉर्मल आपने क्या करा हुआ है, उस पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है। नेक्स्ट इज कन्फेशन। कन्फेशन का क्या मतलब हो गया कि एक्नॉलेज करना, कि मानना अपनी गलती, या जो भी आपका आपकी तरफ से कोई गलती हुई है या क्राइम हुआ है तो उसका क्या करना, कन्फेस करना, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेजिंग ऑफ वंस गिल्ट। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मैंने बता दिया आपको इसके बारे में कि क्या है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एविडेंस है ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, नॉट ऑफ डायरेक्ट नेचर। नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बता दिए, जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट करती है विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या करते हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है बट थ्रू प्रॉपर लॉ, राइट, थ्रू परमिशन ऑफ जज। नेक्स्ट इज कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस के क्या होता है कि स्टार्ट ऑफ योर हेयरिंग ऑफ योर केस। नेक्स्ट इज बॉन्ड। बॉन्ड मैंने बताया एक लीगल फॉर्मली एक रिटन एग्रीमेंट होता है, राइट, जिसमें क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करते हो आप, इम्प्लाई करते हो, राइट। तो ये क्या है, अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन अंडरटेक्स टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट, जो उसको वहाँ पर बोला गया है, यू हैव टू एक्ट इन दैट वे। नेक्स्ट इज बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ की क्या होता है कि यू आर बाउंड बाय लॉ टू डू समथिंग। ठीक है, कि आप जो हो, यू आर बाउंड बाय लॉ टू, आप बोल सकते हो कि यू आर बाउंड बाय लॉ टू नॉट टू डू एनी क्राइम और समथिंग, राइट। अगर आप करोगे तो यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट, राइट। तो फिर क्या आ गया, हैविंग अ लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग। ठीक है, उसके बाद आ गया ब्रीच। ब्रीच का मैंने बताया आपको कि कोई भी आप कंट्रैक्ट साइन करते हो तो आप क्या करते हो, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अप्लाई नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट काम करते हो, राइट। तो ये क्या आ गया आपका ब्रीच। तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, कोई रिटन डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाया हुआ है तो कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, नलीफाई, नल एंड वॉइड कंसीडर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, वी हैव टॉक्ड अबाउट AGI। AGI इज एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवोकेट जनरल के बारे में बात की थी, ही इज द स्टेट ऑफ हेड, राइट। सॉरी, ही इज़ नॉट द स्टेट ऑफ हेड, ही इज़ द लीगल हेड ऑफ द स्टेट, राइट। तो उसका क्या है, इसमें क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द बेसिकली द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, के जो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या होता है कि एक बॉडी है जिसको कि राइट मिला है बाय लॉ कि यू कैन मेक डिसीजंस और यू हैव द पावर टू डू समथिंग, ओके। नेक्स्ट इज बेल। बेल का क्या मतलब होता है, टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम योर इम्प्रिजनमेंट, जिसमें क्या होता है कि आप बोलते हो कि जो ट्रायल्स वगैरह होंगे, यू विल बी विजिटिंग, यू विल बी गोइंग इन दैट ट्रायल्स, बट यू आर टेम्परेली आउट ऑफ
प्रिजन, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का क्या बताया था मैंने कि बेसिकली जो फेवर होता है वो क्या होता है, फेवर आपके एक तरफ ऑफ वन साइड ऑफ द पार्टी को क्या हो जाता है, वो फेवर उसकी तरफ टिल्ट हो जाता है, ठीक है। तो वन पार्टी विंस एंड अदर पार्टी लूजेस, या आप बोल सकते हो कि एक पार्टी की तरफ क्या होता है, वो फेवर में जाता है केस। तो द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ पार्टीज केस एंड द कंप्यूटेशन ऑफ लॉस सफर्ड बाय द पार्टीज, तो वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बोनाफाइड क्या होता है? बोनाफाइड का क्या मतलब बताया? इन गुड फेथ, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद देयर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मैंने क्या बताया कि क्या है, इसमें जो डिस्प्यूट है ये आउट ऑफ कोर्ट रिजॉल्व किया जाता है इन अ प्राइवेट मीटिंग, आप बोल सकते हो, या फिर बाय अ थर्ड पार्टी। आर्बिट्रेटर होते हैं, जिसमें आर्बिट्रेटर जो होता है वो बेसिकली कैन बी जो कि लीगली किसी से जो कोई भी लीगल बॉडी है, या फिर जैसे आप बोल सकते हो रिटायर्ड जजेस होते हैं या जजेस को अपॉइंट किया जाता है टू टेक द मैटर आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि कोर्ट में जाने का वो नहीं पड़े, वो प्राइवेट मीटिंग में ही क्या करते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या हो गया, आर्बिट्रेशन। एरियर, एरियर क्या हो गया? एरियर हो गया द अमाउंट दैट इज अनपेड, जैसे अब रेंट है तो रेंट का एरियर क्या हो गया, जो अमाउंट है दैट इज अनपेड, ठीक है। उसके बाद अरेस्ट का बता दिया मैंने कि इफ़ यू आर ए सस्पेक्ट ऑफ अ क्राइम और समथिंग, तो आपको क्या किया जाता है, यू आर टेकन इनटू कस्टडी। असॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई विलफुली क्या करने की कोशिश करते हो, आप किसी को हार्म करने की कोशिश करते हो, थ्रेट देने की कोशिश करते हो, तो उसका क्या मतलब आ गया, असॉल्ट, ठीक है। तो बच्चों ये हमने कुछ लीगल टर्म्स के बारे में आज पढ़ लिया। तो जो मैंने पहले लीगल टर्म्स पढ़ाई थी उनको भी रिवाइज करो अच्छे से, एंड जो मैंने ये लीगल टर्म्स पढ़ाई हैं इनको भी अच्छे से रिवाइज करो, एंड कोशिश करो कि इन पे जो MCQs हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी सारी लीगल टर्म्स। तो हम आस्ते आस्ते जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी लीगल टर्म्स पे हम बात करेंगे। इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम MCQs भी कोशिश करेंगे कि MCQs भी लाएँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विद terms that we have talked about, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। एंड कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो, ठीक है, यू कैन कमेंट एंड विल रेक्टिफाई ऑल योर क्वेरीज। चलें फिर, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।